नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर रोहित स्वाति मल्होत्रा के साथ चला गया था तो वहीं अनिका भी किंग के पैलेस में चली गई थी। इधर अभी अगली सुबह थी, तब यहाँ पर सभी राजमहल में ब्रेकफास्ट की तैयारियां कर रहे थे। तब रिया अब अपने दादू से कहती है, वाह दादू, वाह नानू, आज आप दोनों भी लेट उठे हो। अब रिया की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ रिया भी तो लेट ही उठी है ना, वो कौन सा जल्दी उठी है। अब तो ओजस भी अपनी टीम के साथ वहीं पर आ जाता है, सभी को वो गुड मॉर्निंग विश करता है। तब ओजस अब रेखा मूर्ति से कहता है कि मैडम मैं बस उस बिल्डिंग को देखने के लिए जा रहा हूँ। अब ओजस की इस बात पर रेखा मूर्ति हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो कहती है कि हाँ आराम से जाना। और इसके बाद ओजस अब अपनी टीम के साथ सभी को बाय बोलकर अब वहाँ से बाहर चला जाता है। इधर बड़ी रानी अब धनंजय पीरामल की तरफ देखती है और कहती है, भाई क्या बात है, आलिशा इतने वक्त से राजमहल से दूर है, उसका इस तरह से राजमहल से इतने दिनों तक दूर रहना कोई सही नहीं है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम आलिशा की चिंता मत करो, आज आलिशा यहाँ पर आ ही जाएगी, मेरी उससे बात हुई है। अब धनंजय की इस बात पर अब लतिका कहती है कि मैं भी मम्मा को बहुत ही मिस कर रही हूँ, क्योंकि सच में मम्मा अब राजमहल से बहुत ही ज़्यादा दिन के लिए चली जाती है वो। और अब तो मम्मा को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, मुझे तो ये 2-3 दिन ही ऐसे लग रहे हैं जैसे बरसों हो गए हों, इसलिए कब आएगी अब मेरी मम्मा। लतिका को अब ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, बेटा आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, मम्मा जल्दी ही आएंगी, क्योंकि उन्हें तो लतिका के पास आना ही है। मेरे ख्याल से अब सभी बच्चों को स्टडी रूम में जाना चाहिए, आपके टीचर्स वहाँ पर आप सबको पढ़ाने के लिए आते ही होंगे। करण की ये बात सुनते ही अब सारे ही बच्चे हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और वो वहाँ से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अब वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ धनंजय भी अब करण गुलेरिया से कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, वहाँ पर बच्चे अकेले हैं। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है चलते हैं। अपनी जगह से अब वो उठकर अब धनंजय पीरामल अब बड़ी रानी से कहते हैं कि आप सभी अपना ख्याल रखना। वैसे तो चिराग और अब्दुल है यहाँ पर सारी सिक्योरिटी को देखने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और सावित्री भी तो यहीं पर ही है। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब सावित्री को देखने लगते हैं। वो आंखों में सावित्री की तरफ देखकर कुछ इशारा करते हैं, तो यहाँ सावित्री भी अब उनकी बातों को समझते हुए हाँ में अपनी पलकों को झपका देती है। धनंजय जब सावित्री को ऐसे हाँ करते हुए देखता है तो अब उसे भी यकीन होता है कि यहाँ पर सावित्री राजमहल में कुछ भी नहीं होने देगी। इधर अब धनंजय और करण गुलेरिया सभी को ही बाय बोलकर अब वहाँ से रोहित के पैलेस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि रोहित के पैलेस में भी तो राजीव गुलेरिया अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं थे। इवन इन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि उन्हें होश भी आ गया है। और उधर भी तो आकाश गुलेरिया, मयूर गुलेरिया, आलिशा ये सब ही थे। वहीं दूसरी तरफ राजीव के पैलेस में अब वो दोनों ही बूढ़े अभी बेसमेंट में ही बैठे हुए थे। वो दोनों बूढ़े बेसमेंट में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। वो जैसे ही अपनी सोच में थे तभी वहां पर उनके पास अब शीला आती है। जैसे ही शीला वहां पर आती है तो अब एक बूढ़ा कहता है, ध्यान से सुनो, पूरा प्लान रेडी है। अब उस बूढ़े की वो बूढ़ा ये कहते हुए ही वो अब एक बड़ा सा कागज अब उनके सामने खोल देता है। उसके शीला जहां पर खड़ी थी अब वो उसी के सामने उस कागज को खोलता है और उसके बगल में उसका साथी वो बूढ़ा भी उस पेपर पर अपनी उंगलियों को रखते हुए कहता है, ये गांव
गांव, ये सारे ही गांव का सेंट्रल है। हम यहाँ पर जो भी करेंगे उसका असर धीरे धीरे ही सही लेकिन हाँ होगा जरूर, और ये धीरे धीरे सभी गांव में होगा। अब सुनो मेरी बात, उन लोगों को उस बंद घर से आज़ाद कर दो, और हाँ याद रहे कि वो सभी जब भी आज़ाद हों तो वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही जाएं, ताकि ये संक्रमण और भी ज़्यादा फैले। और हाँ, उस भीड़ भाड़ की डेट एक ही होगी, जैसे कि विलेज नंबर 1 में मैरिज को टारगेट बनाया है, और उस गांव को लीड वहां पर शीला करेगी, क्योंकि ये प्लान तो हम पहले से ही कर चुके हैं। क्योंकि विलेज 1 में तो वहां पर शादी की डेट तक फिक्स हो चुकी है, और विलेज नंबर 2 को लीड यहाँ पर दमयंती देवी करेगी। उस गांव में हमने एक स्कूल को टारगेट बनाया हुआ है। सुना है कि उस दिन स्कूल में बच्चों का एक एनुअल फंक्शन है, जिसमें वहाँ पर बच्चे, स्कूल का स्टाफ तो हो गई होंगे, साथ में उस फंक्शन को देखने के लिए उन बच्चों के पेरेंट्स भी होंगे। अपने मकसद को पूरा करने में हमें उसी दिन बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि स्कूल में बस इतना सारा क्राउड तो बस एनुअल फंक्शन पर ही एकत्रित हो सकता है। और विलेज नंबर 3 को अक्षय वर्मा लीड करने वाला है। वहां पर भी टारगेट फार्मर्स होंगे। सुना है कि उस दिन फार्मर्स का सेलिब्रेशन है। वो सब अपना एक सेलिब्रेशन मनाएंगे। उनका सेलिब्रेशन हम आखिरी कर देंगे, क्योंकि उनका वो सेलिब्रेशन उस दिन आखिरी होगा। और उसी दिन जब वो सारे के सारे फार्मर वहाँ पर अपने इस दिन को एंजॉय करने के लिए एकत्रित होंगे, तब हमारे आदमी वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर भी संक्रमण को फैला देंगे। और विलेज नंबर 4 उसको तो महेंद्र लीड करेगा, क्योंकि विलेज नंबर 4 को महेंद्र के ही हाथों में रखना ठीक रहेगा, और रानी साहिबा के उस प्रोजेक्ट को फेल करेगा, क्योंकि रानी साहिबा का वो प्रोजेक्ट भी तो इसे विलेज नंबर 4 में ही है। क्योंकि सुना है कि वो यहाँ से ही उस प्रोजेक्ट को चलाने वाली है, इसलिए महेंद्र के हाथों से ही शुभ कार्य को करने देते हैं। सुना है कि उसी गांव में रानी साहिबा इक्कल के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, जिसके सिलसिले में वो पहले भी आई थी उस गांव में, तो वो वायरस फैलने लगा भी होगा, मुझे नहीं पता। मुझे बस रानी साहिबा को अब हर तरफ से फंसाना है, क्योंकि अब हमें राजमहल को भी तो जल्द से जल्द अपने हाथों में लेना है, क्योंकि हम राजमहल की सत्ता ऐसे ही उस आलिशा के हाथों में नहीं रहने दे सकते। और हाँ, विलेज नंबर 5 रहा। विलेज नंबर 5 को हमारी सौम्या लीड करेगी। उसे ध्यान देना होगा कि जिस दिन वहाँ पर मार्केट में सबसे ज़्यादा भीड़ होगी, वो उन लोगों को छोड़ देगी। वो सभी अपना अपना शिकार खुद ही ढूंढ लेंगे। और विलेज नंबर 6 को वैसे तो मैंने राजीव के लिए छोड़ा था, क्योंकि जब राजीव हमारी टीम में था तब हमने ये प्लान बनाया था, और विलेज नंबर 6 को राजीव के हवाले ही छोड़ना था, लेकिन वो किसी अब काम का नहीं रहा है, क्यों वो हमें धोखा दे रहा था, इसलिए अब उसका हमारे इस मिशन में कोई काम नहीं है। इसलिए अब इस विलेज को लीड हमारे सर जी का फाइटर करेगा। और हाँ, वो अपने फाइटर्स को भी भेज रहे हैं, ताकि हमें और भी अच्छी खासी बढ़त मिले, क्योंकि जब उनके फाइटर और भी यहाँ पर आएंगे तो कोई भी हमारे मिशन को अब रोक नहीं पाएगा। उनका तोड़ तो किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि सर जी के जो फाइटर है उनकी फाइटिंग टेक्निक तो इतनी लाजवाब है कि कोई भी उनसे जीत ही नहीं सकता। बस एक स्वाति मल्होत्रा ही थी जो उसका तोड़ थी, क्योंकि एक स्वाति मल्होत्रा ही थी जो उन्हें हरा सकती थी, लेकिन अब तो वो जिंदा भी नहीं है। और हमारे लिए ये सबसे खुशी की बात है कि अब हमारे फाइटर को कोई भी हरा नहीं पाएगा। अब की बार हमारी जीत पक्की है, क्योंकि पिछली जितनी भी बार से हम लोग हारते आ रहे हैं, इस बार हम उसकी पूरी की पूरी कसर निकालने वाले हैं। और रही बात स्पेशल डिपार्टमेंट की, तो स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास तो हमारे इस बार का जवाब तो किसी के भी पास नहीं होगा, क्योंकि भले ही उन लोगों ने दिल्ली के मिशन और कर्नाटक के मिशन को जो पूरा कर दिया हो, भले ही उन लोगों की वहां पे जीत हुई हो, लेकिन ये मिशन अब की बार वो नहीं जीत पाएंगे। अब की बार ये मिशन पूरा ही समझो रानी साहिबा को अब हम पूरी तरह से मजबूर कर देंगे। इस बार राजमहल हमारा ही होगा।
इस बार राजमहल को हमारे हाथों में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये कहते हुए ही वो बूढ़ा अब जोर जोर से हंसने लगता है और अब वो शीला की तरफ देखते हुए ही कहता है, जाओ तुम जाओ यहाँ से और जाकर बता दो। और हाँ, इस बार कोई बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि हर बार किसी ना किसी की बेवकूफ़ी की वजह से हमारा मिशन फेल हो जाता है, लेकिन इस बार बेवकूफ़ी की हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि इस बार अगर कुछ भी ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैं हर बार माफ़ नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, जाओ जाकर सभी को बता दो। ये सुनते ही अब शीला वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अब शीला ने यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान अच्छे से देख भी लिया था और अच्छे से समझ भी लिया था। यहाँ पर शीला के जाने के बाद अब वो बूढ़ा अपने साथी से कहता है कि विलेज नंबर 7 और 8 को तुम और मैं लीड करेंगे। और हाँ, उस बेवकूफ़ हंसराज से कहो कि वो आयशा को लेकर मनाली जाने के बजाय वो यहाँ पर उस गांव में आ जाए, क्योंकि उस हंसराज को अगर अपने मकसद को पूरा करना है तो उसे मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें तुम्हारे पोते के साथ क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें उसी को भी तो संभालना है ना। वो भी हमारे कार्य के बीच में आ सकता है। अब ये सुनते ही अब वो दूसरा बूढ़ा कहता है, उससे पहले राहुल को ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि हमें राहुल को रोहित की जगह देनी है। इसके बाद ही तो राहुल के जरिए मुझे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि एक राहुल ही है जो पूरी तरह से रोहित मारवा की तरह दिखाई देता है, और रोहित के यहाँ से जाने के बाद एक राहुल ही है जो हमारे पूरे के पूरे मकसद को पूरा करेगा। अरे कितनी मेहनत की थी मैंने उस राहुल को रोहित बनाने की। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने ऐसा कब किया था, लेकिन मैंने क्यों किया ये मुझे अच्छी तरह से याद ही नहीं है। समझ ही नहीं आता कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पूरी तरह से कुछ भी याद नहीं है। हाँ, मुझे हल्का हल्का इन चीज़ों के बारे में आभास है। इस बात पर अब दूसरा बूढ़ा कहता है, मन तो करता है ना कि मैं तुम्हारी जान ही ले लूं। अरे समझ में ही नहीं आता कि जब तुम 15 साल पहले पेरिस आए थे तो मुझे जिस कंडीशन में तुम मुझे यहाँ पर मिले थे ना, पूछो मत। अगर सर जी नहीं होते ना तो तुम्हें बचाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की थी, क्योंकि उस समय तुम्हारी ऐसी हालत को देखकर तो एक पल के लिए मैं भी डर गया था, क्योंकि उस समय तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल था। वो तो शुक्र मनाओ सर जी का कि उन्होंने जैसे तैसे करके तुमको बचा लिया, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हें उसके बाद पूरी तरह से कुछ भी याद नहीं है, बस हल्की फुल्की सी बातें जो तुम बताते रहते हो। उस बूढ़े की बात को सुनकर अब वो पहला बूढ़ा कहता है कि हाँ, ये तो सच में मुझे तो कुछ भी याद नहीं है उस दिन के बारे में। वो तो शुक्र है कि तुमने और सर जी ने मुझे जितनी भी जो बातें कही थी सिर्फ उनके अनुसार ही मैं बस थोड़ा बहुत अनुमान लगा पा रहा हूँ कि हाँ, मैंने क्या किया था, क्यों किया था, लेकिन मुझे पूरी तरह से कुछ भी पता नहीं है। और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि आखिर मेरे साथ ये सब किसने किया था। उस बुड्ढे की ये बात सुनकर अब उसका साथी कहता है, खैर छोड़ो इन बातों को, क्योंकि इनके ऊपर तो हम न जाने कितनी ही बार बातें कर चुके हैं। अब जो चीज़ तुम्हें याद नहीं है उसे तो अब मुझे भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे तुम्हें वापस याद आएगी, जब पिछले 15 सालों में ही तुम्हें ऐसी कोई भी बात याद नहीं आई। तो अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी याद आ सकता है, इसलिए बिन बातों पर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात आज भी मेरे दिमाग में खटक है, भले ही इतने साल क्यों ना हो गए हो कि तुम दोनों ही बूढ़े ना जाने क्यों अपने बेटों की शादी उस आयशा मारवा से ही करना चाहते थे। आखिर क्या था उस मिडिल क्लास आयशा मारवा में, क्योंकि अगर पैसे की हैसियत से भी देखा जाए तो तुम दोनों ही बूढ़ों की फैमिली अच्छी खासी एक रॉयल फैमिली थी। लेकिन अगर आयशा को देखा जाए तो आयशा तो उस समय एक मिडिल क्लास की लड़की थी, लेकिन फिर भी न जाने तुम दोनों को उसके अंदर क्या दिखाई देता था। मुझे तो ये बात आज तक भी समझ में ही नहीं आती, भले ही मैं तुम लोगों से कितना ही पूछने की कोशिश क्यों ना कर लूं। बुड्ढे की ये बात सुनकर वो पहले वाला बुड्ढा वो उसके इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। वो बस अब घूर घूर कर उसी की तरफ ही देख रहा था कि आखिर वो फिर से इस बात को कैसे उठा सकता है, क्योंकि इस बात को भी तो वो कई बार डिस्कस कर चुके हैं।
इधर दोनों ही बूढ़ों के कहे अनुसार शीला भी अब तक बेसमेंट से बाहर आ जाती है और बेसमेंट से बाहर आकर वो सबसे पहले दमयंती के पास ही जाना चाहती है, क्योंकि दमयंती और सौम्या ही उसकी सबसे क्लोज थी, इसलिए सबसे पहले वो दमयंती के पास जाती है। इसलिए वो सबसे पहले दमयंती के कमरे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि पहले जब राजीव गुलेरिया यहाँ पर था तो दमयंती और शीला दोनों एक ही कमरे में होती थी, लेकिन अब दमयंती ने अपना एक अलग से रूम ले लिया था, इसलिए वो दमयंती के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दमयंती के कमरे की तरफ जाने के बाद वो दमयंती के कमरे के दरवाजे को नॉक करती है। जैसे ही दमयंती, जो कि अभी अंदर अपने किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में ही सोच रही थी, तो अब जैसे ही उसे अपने दरवाजे को नॉक होने की आवाज आती है तो वो दरवाजे को खोलती है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसे सामने शीला दिखाई देती है। शीला को वहां पर देखकर अब दमयंती कहती है, तुम यहाँ, अब क्या हुआ? दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, सारी बातें तुम यहीं दरवाजे पर ही करोगी या फिर अंदर चलकर बात करोगी? शीला की ये बातें सुनकर अब दमयंती अंदर कमरे की तरफ आती है और उसके साथ साथ अब शीला भी आ जाती है। शीला अब दमयंती के कमरे में आने के बाद अब एक सोफे पर बैठ जाती है और अब वो उन दोनों ही बूढ़ों के साथ जो भी प्लानिंग हुई थी उस प्लानिंग को अब दमयंती को बताने लगती है। वो दमयंती को बस उसी के ही पार्ट के बारे में बताती है कि उसे विलेज नंबर 2 को कैसे हैंडल करना है, दमयंती को कैसे कुछ करना है। जब शीला दमयंती को अपना सारा ही यहाँ पर प्लान समझा देती है तो अब वो कहती है, सौम्या कहाँ गई? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि जब मैं तुम्हारे कमरे की तरफ भी आ रही थी मुझे तब भी वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। दमयंती अब शीला की बातों का जवाब देते हुए कहती है, थोड़ी देर पहले तो सौम्या यहीं पर ही थी, मैंने खुद देखा था, देखती हूँ अब वो कहाँ है। अब ये कहते हुए ही दमयंती अब बाहर की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे पीछे से शीला की आवाज सुनाई देती है। शीला अब दमयंती को रोकते हुए कहती है, जब से ये सौम्या यहाँ पर हम लोगों के पास वापस आई है तब से तो इसका बर्ताव मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। मुझे ये सौम्या लग ही नहीं रही है, कभी कभी तो लगता है कि वो सौम्या है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने हमारे साथ कोई धोखा किया हो और ये सौम्या की शक्ल में हमारे पास किसी और को भेज दिया हो, क्योंकि जिस सौम्या को हम जानते थे वो तो सच में कितनी ही दूर की सोच रखने वाली थी, कि कितना ही कुछ पहले से ही प्लान रखती थी। लेकिन ये सौम्या तो मुझे कहीं खोई सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे इस सौम्या को तो हम जानते ही नहीं हैं। शीला की इस बात पर अब दमयंती देवी कहती है, तुम्हें तो पता ही है ना शीला कि सौम्या कितने ही टाइम से रोहित और अनिका की कैद में थी और वहां ना जाने उसे उन लोगों ने कितना ही टॉर्चर किया होगा, क्योंकि जब वो इतने लंबे टाइम से उन लोगों के टॉर्चर में थी तो हो सकता है कि उस सदमे से बाहर निकलना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो और इसीलिए ही इसका बिहेव इतना हमें चेंज नजर आ रहा हो, क्योंकि हम बस अपने दिमाग से अपनी तरफ से ही सोच पा रहे हैं। अगर हम उसकी तरफ से सोच कर देखेंगे तो हमें वो ठीक ही लगेगी, क्योंकि वो बस वही जानती है कि वो कितना टॉर्चर सहकर यहाँ पर वापस आई है। अरे उन लोगों की कैद कोई ऐसी वैसी कैद नहीं, क्योंकि वहां से जिंदा निकलना तो मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात तो ये है कि एटलीस्ट वो भले ही किसी ही सिचुएशन में क्यों ना आई हो वो हमारे साथ तो है, और इसीलिए ही शायद सौम्या अभी तक पूरी तरह से हमारे साथ नॉर्मल बर्ताव नहीं कर पा रही है। अब दमयंती की इस बात पर अब शीला दमयंती को गुस्से से देखते हुए कहती है, ये तुम्हारा काम है दमयंती कि तुम कैसे उसे हमारे मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार करोगी, क्योंकि देखा जाए तो तुम दोनों तो बचपन की फ्रेंड हो ना, बचपन में भी कॉलेज में भी और यहाँ तक अब तुम्हारे बुढ़ापे तक भी तुम दोनों ने मिलकर ही काम किया है। इसलिए अगर सौम्या यहाँ पर पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पा रही तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार करो, क्योंकि अब इस मिशन में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तब तक उस सौम्या को पहले की तरह
ट्रेन करो, क्योंकि जिस तरह से सौम्या अपना काम कर रही है उसे देखकर तो क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है कि वो अपना 100% दे भी पाएगी, क्योंकि जिस सौम्या की ड्राइविंग स्किल्स, जिस सौम्या के काम को देखकर हमने उसे वहाँ से निकाला था, वो सब तो मुझे अब दिखाई ही नहीं दे रहा। अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि कहीं हमने सौम्या को वहाँ से निकालकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। कल उसकी कार रेसिंग देखकर लग ही नहीं रहा था कि हम उसकी कार रेसिंग के भरोसे पर अपने मकसद में कामयाब हो भी पाएंगे, क्योंकि हमने सौम्या को रोहित और अनिका को मजबूर करके इसलिए ही बाहर निकाला था क्योंकि उन सारे ही गाँव में जल्दी से अपने मिशन को पूरा करने के लिए हमें एक बेहतर ड्राइवर की ज़रूरत होगी, और हमने सोचा था कि सौम्या उस काम को पूरी तरह से कर पाएगी। लेकिन कल की कार रेसिंग को देखकर मेरा तो भरोसा पूरी तरह से ही टूट गया है। एक तो पता नहीं कहां से वो फाइटर आकर टपक गई और उसने उस कार्तिक और उस दूसरे रेसर को भी बचा लिया, क्योंकि हमने सोचा था कि सौम्या वो काम करेगी। लेकिन सौम्या की ड्राइविंग को देखकर जब हमने अपना प्लान बनाया कि हम इन दोनों रेसर्स को ही किडनैप कर लेते हैं और इन्हें मजबूर करके हम अपना वो काम निकलवा सकते हैं, तो उसे भी तो उस फाइटर ने बचा ही लिया। कई बार तो मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि जब भी हम अपनी कोई भी नई प्लानिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारी प्लानिंग पूरी हो ही नहीं पाती। उसे खराब करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई आकर टपक जाता है। अगर सच में वो कल फाइटर बीच में नहीं आती तो आज वो दोनों ही रेसर हमारे पास होते और हम अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी को अब पा लेते। लेकिन उस फाइटर ने बीच में आकर हमारा सारा का सारा प्लान ही खराब कर दिया। अब सौम्या से ही उम्मीद है कि अब वो बस अपना काम अच्छे से करे, क्योंकि जब हमारे पास पहले भी ऑप्शन सौम्या ही थी और अब हमारी आखिरी उम्मीद भी सौम्या ही है कि कल जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आगे सौम्या अपने काम को अच्छी तरह से करे। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है, ठीक है शीला, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं उसे सारी ही बातें अच्छे से समझा दूंगी, क्योंकि हो सकता है वो भी अपने स्टेट ऑफ माइंड में ना हो, वो अपना काम अच्छे से करेगी, क्योंकि पहले उसका काम तो तुमने भी तो देखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपने पहले वाली फॉर्म में जल्द से वापस आएगी। तभी शीला अब दमयंती की बात को बीच में काटते हुए ही कहती है, क्योंकि हाँ, उसे करना ही होगा, वरना उसके साथ क्या हो सकता है ये तो तुम भी बहुत ही अच्छे से जानती हो, इवन वो भी बहुत ही अच्छे से जानती है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर करो या मरो वाली सिचुएशन हो चुकी है। या तो अब हमें अपना पूरा 100% देना होगा, या तो हमें अपना पूरा बेस्ट देना होगा, या फिर अब की बार हमें मरना ही होगा। इसके बाद अब शीला दमयंती से कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि उस रोहित और अनिका के डर से सौम्या हमें धोखा देने की तो नहीं सोच रही है ना, क्योंकि जिस तरह से राजीव गुलेरिया ने अपना मन बदल लिया, जिस तरह से राजीव गुलेरिया हमें धोखा देने की सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सौम्या भी अब हमें धोखा दे रही हो। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसे शीला से ये उम्मीद नहीं थी कि वो सौम्या को इस दृष्टि से देखेगी। इसलिए अब दमयंती कहती है, शीला, अपने मुंह को संभाल कर बात करो, तुम किसके बारे में बात कर रही हो ये तो तुम भी जानती हो ना। अरे वो सौम्या है जिसने अपने बचपन से लेके अब तक मेरा कितना ही साथ दिया है, हर अच्छे में बुरे में। इसलिए वो चाहे किसी और को धोखा दे, लेकिन वो मुझे धोखा देने की कभी भी नहीं सोच सकती। अब दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला फिर से कहती है, हाँ तो ये उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर उसने हमें धोखा देने के लिए भी सोची भी ना तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ख्याल अगर उसके मन में भी हो तो उससे कह देना कि वो अपने ख्याल को अपने मन से निकाल दे और उसको किसी और के सामने आने भी ना दे, वरना उसका भी वही हस होगा जो उस राजीव और महेंद्र के बाप का हुआ है। हमारे साम्राज्य में धोखे की एक ही सजा है और वो है मौत, और एक ऐसी मौत जो पता नहीं कितनी ही भयानक होगी। इसलिए मैं बस तुमसे यही कहूंगी कि उस सौम्या को समझा देना, क्योंकि अगर सच में सौम्या के साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो सौम्या के लिए मुझे भी बहुत ही बुरा लगेगा। और इसलिए मैं तुम्हें फिर से कहती हूँ, उसे समझाना कि वो हमें धोखा देने के बारे में सपने में भी ना सोचे। ये कहते हुए ही शीला अब खड़ी हो जाती है। अब शीला को खड़ी होती हुई देखकर अब दमयंती कहती है, अब तुम कहाँ पर चली?
अब शीला कहती है, अभी तो बस मैंने तुम्हें ही तुम्हारा प्लान समझाया है, मुझे अभी बाकी लोगों से भी तो मिलना है। ये कहते हुए शीला वहाँ से चली जाती है। इधर शीला के जाने के बाद अब दमयंती अपने मन में ही सोचती है कि शीला से खलनायक तो शायद कोई और, शीला से खतरनाक तो शायद कोई और हो ही नहीं सकता है, जिस राजीव से कल तक ये प्यार करने का दावा करती थी। और फिर इसे एक पल भी नहीं लगा राजीव को मौत के मुंह में धकेलने में, क्योंकि जब से ये कॉलेज में ही थी तब से ही राजीव इसका एक क्रश हुआ करता था। उसको पाने के लिए इसने न जाने कितनी ही चालें चली थी, और आज देखो इसने उसी राजीव को ही मौत के मुंह में धकेल दिया। अरे सालों पहले तो इसने राजीव को पाने के लिए स्वाति के खिलाफ भी साजिश कर दी थी, वो भी तो हमसे छिपी नहीं है। इस शीला के शैतानी दिमाग के सामने तो सच में खुद भी शैतान ही शर्मा जाए, क्योंकि शैतान को भी अपने शैतानीपन पे शर्म आएगी। एक इसकी सगी बहन थी और दूसरे से ये प्यार करने का दावा करती थी। जो इसकी खुद की बहन थी इसने उसके साथ भी कौन सा अच्छा किया है, और जिसे ये प्यार का दावा करती थी उसका हाल तो हम सब जानते ही हैं। जब से उनके साथ है, जब ये अपनों के साथ ही ऐसा कर सकती है तो ये सौम्या के साथ तो इसका कोई रिश्ता भी नहीं है। सौम्या के साथ तो पता नहीं ये क्या कुछ कर सकती है। इसके बारे में मुझे सौम्या से कहना ही होगा, क्योंकि मुझे सौम्या को इन सब बातों के बारे में पहले ही आगाह करना होगा कि वो बस शीला से बचकर रहे। ये सब सोचते हुए ही अब दमयंती भी सौम्या के कमरे की तरफ चली जाती है। इधर दूसरी तरफ मनाली में कुणाल डोगरा और उसके पापा सरजी के फाइटर के सामने अपना सिर झुकाए हुए खड़े थे। तो वहीं सरजी के फाइटर उन दोनों पर ही अब काफी गुस्से में बरसते हुए कह रहे थे कि और कितना टाइम लगेगा तुम्हें उस फार्मा कंपनी को अपने नाम करने में, कितना टाइम लगने वाला है, तुम हमें एटलीस्ट बता क्यों नहीं देते हो, क्योंकि कितने ही सालों से हम इस काम के होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम हो कि इस काम को कर ही नहीं दे रहे हो। अब उन फाइटर्स की इस बात पर अब कुणाल के पापा, जो कि उन फाइटर के चिल्लाने से ही डर रहे थे, वो अब डरते हुए कहते हैं हमें बस कुछ टाइम और दो। हमने उस रोहित की याददाश्त जाने का फायदा उठाया है, क्योंकि उसकी याददाश्त का फायदा उठाकर ही हम उसके कानों को भर रहे हैं। उसे कुणाल और अनिका की शादी के बारे में हमने बता दिया है, और साथ ही साथ हमने रोहित के दिमाग में ये भी बात डाल दी है कि अनिका ने रोहित के साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए ही की थी। अगर अब अनिका को अपना रिश्ता बचाना है तो अब उसे वो फार्मा कंपनी हमें सौंपनी ही होगी, क्योंकि ये तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं ना, अनिका और रोहित की शादी को कितने साल हो चुके हैं, और इनका प्यार कितना बढ़कर था ये तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे फायदे की बात तो ये है कि इस समय रोहित मारवा की याददाश्त जा चुकी है, और हम उस चीज का फायदा उठाकर उनके बीच में एक ऐसी चिंगारी लगाएंगे जिससे फिर रोहित हमारी बातों को सुनेगा, और अपने उस रिश्ते को बचाने के लिए अनिका को हमारे सामने झुकना ही होगा, और वो ना चाहते हुए भी उस कंपनी को हमारे नाम कर देगी, क्योंकि अनिका उस कंपनी से ज्यादा, जहां तक हमें लगता है, अपने रिश्ते को ही ज्यादा प्रेफरेंस देगी। कुणाल के पापा की इस बात पर अब एक फाइटर कहता है तुम्हें जो करना है, जैसे करना है वो करो, हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस काम को कैसे कर रहे हो, लेकिन हाँ याद रहे कि ये तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है अपने काम को पूरा करने के लिए। अगर इस बार भी तुम इस काम को करने में फेल हो गए, जैसे तुम पिछले काफी सालों से फेल होते हुए आ रहे हो, तो तुम दोनों खुद अपनी मौत के जिम्मेदार होंगे, फिर तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा। ये कहते हुए ही वो दोनों ही फाइटर अब वहां से चले जाते हैं। उन दोनों ही फाइटर्स की इस धमकी को देखकर जहां कुणाल के पापा को डर लग रहा था, वहीं कुणाल अब अपने गुस्से में अब अपने हाथों की मुट्ठियों को बीचता है, क्योंकि जिस तरह से उन फाइटर्स ने उन्हें धमकी दी थी उसे सुनकर कुणाल को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एक तो उसे अनिका के ऊपर ही इतना गुस्सा आ रहा था, ऊपर से इन फाइटर्स की धमकी को सुनकर। लेकिन कुणाल के इस गुस्से को देखकर अब उसके पापा अब उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, ताकि उनके फाइटर्स को जाते हुए वो मुट्ठी ना दिखे, क्योंकि अगर उनके फाइटर्स को अब कुणाल का इस तरह से गुस्सा करना अगर दिख जाता तो उसका अंजाम अभी के अभी क्या
क्या हो सकता था। उसके पापा इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ थे, क्योंकि सर जी के फाइटर सच में बहुत ही खतरनाक थे। इसीलिए वो अब कुणाल को ये सब करने से रोकते हैं और वो अब अपने मन ही मन में सोचते हैं कि अब मेरे पास सच में बहुत ही लिमिटेड टाइम है। मुझे अब जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर मुझे अपना जिंदा रहना है तो अब मुझे सच में कुछ ना कुछ करना होगा। अब मेरे लिए भी ये सिचुएशन करो या मरो जैसी हो गई है, क्योंकि इतने सालों से तो मैं अपनी तरफ से सब कुछ करके देख ही चुका हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ। अभी तक मैं किसी भी रिजल्ट पर पहुँचा ही नहीं हूँ।